हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में। तो अगर हमें एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है? हमारा एक क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज़ है। ये क्या होता है? ये पोटेंशियली फैटल कंटेजिनियस डिसीज़ है जो हर एक बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, लेकिन ये मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को। ठीक है। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है तो उसके कौन से साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है। तो पहला क्या है कि उसको क्या होगा? फीवर्स होंगे, चिल्स होगा, नाइट स्वेट होगा, मतलब रात में पसीने निकलेंगे, और क्या होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, और वेट लॉस एंड फैटीग होगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है तो ये किसकी वजह से होता है। ठीक है। एजेंट कौन सा है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है? अगर वो हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में तो ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से होता है? हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस किस वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से। ठीक है। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर हमें एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में पढ़ना है, मतलब हम ड्रग्स की स्टडी करें, तो ड्रग्स की स्टडी हम किस में कर रहे हैं? अभी ह्यूमन के बारे में। तो हम क्या करेंगे? किसके बारे में स्टडी करेंगे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या होता है? नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है हमारा। ये कैसा होता है? तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, एरोबिक होता है, और क्या होता है? स्लो जनरेशन टाइम होता है इसका। और ये कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया में अपीयर 2 to 8 वीक्स में होता है। ठीक है। तो मतलब कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया का मतलब ये है कि कितने टाइम में वो मल्टीप्लाई कर रहा है उसका बैक्टीरिया, मतलब कितना मल्टीप्लिकेशन टाइम है उसका, 2 से 8 वीक्स में, तब जाके उसकी कॉलोनी शो होती है हमें। इतना पर हमें पता चलेगा कि मूड कैसा है, कॉजेटिव एजेंट कैसे, साइन और सिम्टम्स क्या है, और ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, इतना पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि क्यों होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, मतलब कैसे हमें ये अफेक्ट होता है। तो पहला क्या है कि कैसा होता है? हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब यही होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ़र हो या स्प्रेड हो। किसके थ्रू होगा? हमें पता है कि एयर के थ्रू ही होगा। कम्युनिकेबल पर्सन से मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में। इतना समझ आ गया? अब हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। जैसे हमने देख लिया, हमने बात करी कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, साइन सिम्टम्स क्या हैं, और ये कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। यहाँ पे एक समरी है वीडियो में, जो हमने अभी तक पढ़ा उसका सबकी समरी है यहाँ पे। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। Tuberculosis, also known as TB, is spread through the air from one person to another. When someone with pulmonary TB disease coughs, TB bacteria are expelled into the air in tiny water droplets. These droplets can remain floating in the air for several hours, making it possible for someone nearby to inhale them. Once a person has breathed in droplets that contain TB bacteria, they travel down the trachea and enter the lungs, where they collect in the alveolar sacs. Once in the alveolar sacs, the bacteria begin to multiply. The body's immune system starts working and macrophages begin to surround the bacteria. A granuloma is formed to keep the bacteria from spreading. The TB bacteria remain in the lungs, but the body is protected from disease by the granuloma. In 8 to 10 weeks, the person will most likely test positive for latent TB infection. The progression from latent TB infection to TB disease occurs when the granuloma break open and the TB bacteria multiply. Then the person becomes sick with TB disease and may be infectious. This progression can occur immediately after infection, many years later, or not at all. When the TB escapes from the granuloma and begins destroying a person's lungs, it's called pulmonary TB. TB bacteria can also enter the bloodstream and travel to other parts of the body, causing extrapulmonary TB. अब जैसे हमने देखा ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, मतलब टीबी हमें कैसे होता है, कैसे वो एयरबॉर्न डिसीज के थ्रू हम हेल्थी पर्सन के अंदर आता है, उसके से कैसे वो हमें अफेक्ट करता है, ये हमने वीडियो के थ्रू देख लिया। अब हम बात करेंगे कि इसके स्टेजेस क्या होते हैं।
ठीक है। स्टेजेस मतलब ये होता है कि कैसे अगर टीबी हो रखा है तो कैसे पता चलेगा कि टीबी हो रखा है, क्या साइन और सिम्टम्स है, ये हमें पता चलेंगे। कैसे हमें डिटेक्ट करना है अगर किसी पेशेंट को टीबी होता है तो हमें इस स्टेजेस में पढ़ेंगे। तो 3 स्टेजेस होते हैं जो एयरबोर्न डिसीज के आकर, मतलब जो एयर के थ्रू जो होते हैं उसके 3 स्टेजेस है। पहला हमारा एक्सपोजर स्टेज। एक्सपोजर स्टेज में ये है कि पर्सन क्या होता है कि उस पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आता है जिसको पहले से क्या हो रखा है, टीबी हो रखा है। तो हमें पता है कि टीबी क्या कम्युनिकेबल डिसीज है, तो हमें पता है कि अगर हम ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें भी टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर इसका ऐसे क्या है, लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज का मतलब ये है कि यार किसी को टीबी है लेकिन हमें उसका साइन और सिम्टम्स नहीं पता चल रहा, ना ही हमें ये पता चल रहा है कि उस पेशेंट को टीबी है। तो इट इज़ अ स्टेज वेयर अ पर्सन हैज़ अ टीबी बैक्टीरिया, मतलब उसके पास टीबी बैक्टीरिया है लेकिन उनकी बॉडी बट नॉट शो नो साइन और सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, लेकिन उसकी बॉडी साइन और सिम्टम्स शो नहीं कर दिया। फिर आता है हमारा एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज हमारा क्या है कि इसमें क्या होता है, पेशेंट अगर किसी को टीबी हो रखी है तो उसको क्या होगा, साइन सिम्टम्स भी दिखेंगे और उसका पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव टेस्ट स्किन टेस्ट आता है और पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे आता है। मतलब हमें पता चल जाता है चेस्ट एक्सरे के थ्रू और स्किन टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि उस पेशेंट को टीबी है। मतलब हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट को टीबी है या नहीं है। ठीक है। इतना पता चल गया कि हमने स्टेजेस में 3 स्टेज में डिवाइड किया, एक्सपोजर स्टेज, लेटेंट स्टेज एंड एक्टिव स्टेजेस। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। मतलब कि जो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज करते हैं हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है। पहला होता है हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड हमारा सेकेंड लाइन ड्रग। ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारा क्या आता है, एच। एच मतलब क्या आता है, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड हमारा क्या होता है, आइसोनिकोटिनिक हाइड्रोजाइड एसिड। तो उसमें हाइड्रोजाइड आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। फिर आता है हमारा रिफाम्पिन। रिफाम्पिन को हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है। फिर उसके बाद से आता है हमारा पायराजिमाइड। पायराजिमाइड को हम कैसे डिनोट करते हैं, जेड से। फिर आता है हमारा इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल। ठीक है। इथाम्ब्यूटॉल हमारा क्या होता है, ई से। हम कैसे डिनोट करेंगे, ई से। तो हमारा जो मेन ड्रग्स होता है फर्स्ट टाइम ड्रग में, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम ड्रग में, तो हमारा कौन सा ड्रग मेन है, इंपॉर्टेंट है, HRZE। जैसे हमने पहले मैंने सिक्वेंस बता दिया, HRZE हमारा मेन ड्रग है। और HRZ की आपको फुल फॉर्म पता है, H मतलब आइसोनियाजिड यानी आइसोनिकोटिनिक हाइड्रोजाइड, R से रिफापिन, पी से पायराजिमाइड जिसको हम जेड बोलते हैं, ई से इथाम्ब्यूटॉल। ये फर्स्ट टाइम ड्रग में सबसे इफेक्टिव ड्रग होता है क्योंकि हम इसको ओरली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। स्टेप्टोमाइसिन में यूज़ करते हैं लेकिन हम इसको इंजेक्शन के थ्रू भी देते हैं, इसलिए इसका इतना मेजर रोल नहीं है। फिर आता है हमारा सेकेंड लाइन ड्रग। सेकेंड लाइन ड्रग में हमारा हमने डिवाइड किया है फ्लोरोकिनॉन्स, इंजेक्टेबल ड्रग, अदर ओरल ड्रग्स। फ्लोरोकिनॉन्स में आता है हमारा ओफ्लॉक्सिसिन, लिवोफ्लॉक्सिसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। इंजेक्टेबल ड्रग्स में आता है हमारा कीनामाइसिन और अमाइकासिन। अदर ओरल ड्रग्स में आता है हमारा, मेन हमें याद करना है इथोनामाइड और याद करना हमारा पैरास अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं पास। ये आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन आपको मेन किसकी याद रखनी है, फर्स्ट लाइन ड्रग की, जिसमें मेन है 4, आइसोनियाजिड, रिफापिन, पिराजिमाइड और इथाम्ब्यूटॉल। फ्लोरोकिनॉन में आप याद कर सकते हैं कुछ भी, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या ओफ्लॉक्सिसिन। इंजेक्टेबल ड्रग्स में अमाइकासिन याद कर लीजिए। अदर ओरल ड्रग्स में आप मेन याद करना पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड और इथोनामाइड। फिर हम बात करेंगे, हम जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी उसी की क्लासिफिकेशन हम सेम वही ड्रग्स लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके बेसिस पर डिवाइड किए कि हम ओरल देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, कौन कितना एक्टिव है उसके थ्रू हमने ग्रुप में डिवाइड किया। तो 5 क्लासिफिकेशन होती हैं। ग्रुप 1 में हमारा ओरल ड्रग्स आते हैं, ग्रुप 2 में हमारा इंजेक्टेबल ड्रग्स आते हैं, ग्रुप 3 में हमारा फ्लोरोकिनॉन डेरिवेटिव ड्रग्स आते हैं, ग्रुप 4 में हमारा सेकेंड लाइन ओरल ड्रग्स आता है। फिर ग्रुप 5 हमारे एफिकेसी नहीं पती, हम एफिकेसी नहीं पता लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं जब ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है इन चारों ग्रुप से। तो ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। उसको थोड़ा अंदर से पढ़ लेते हैं। ग्रुप 1 में क्या होता है कि ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, ये पोटेंट ड्रग होते हैं और ये बेस्ट टॉलरेटेड टू द ओरल रूट। ठीक है। ग्रुप सेकंड में हम पोटेंट होता है, बैक्टीरियासाइडल होता है। ग्रुप 3 में फ्लोरोक्विनॉन्स होता है जो वेल टॉलरेटेड ऑल द पेशेंट विद अ ड्रग विद अ टीबी, मतलब जिसको टीबी रेजिस्टेंस हो चुका है, मतलब जो हम दवाई दे रहे थे पहले तो वो रजिस्ट कर चुका है अपने आप को, तो हम ग्रुप थर्ड के मेडिसिन को प्रेफर कर सकते हैं।
ग्रुप 4 हमारा लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह, ठीक है। और या जब टीबी से रेजिस्टेंट हो जाता है किसी दवाई, तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर ग्रुप 5 पे हमारा कि इसकी एफिकेसी नहीं पता, और ना ही हमें इसको रिकमेंड करते हैं एमडीआर, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में हम इसको यूज़ भी नहीं करते। लेकिन हम इसको रिजर्व कर रखे हैं, जब अगर एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस हो जाता है टीबी से कोई सारी दवाएं, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये मैकेनिज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम सब पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ताकि हमें एक समरी मिल जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा था हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फार्माकोलॉजी ऑफ आइसोनियाजेड। आइसोनियाजेड का दूसरा नाम मैंने बता दिया था, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं INH। अब हम बात करेंगे जो आइसोनियाजेड होता है वो कैसा होता है हमारा। फर्स्ट लाइन ब्रैकेट क्लासिफिकेशंस के अंदर आता है, इतना हमने पढ़ लिया था। ये हमारा सुपीरियर इफेक्टिव होता है, मतलब हमारे क्या ये सुपीरियर एफिकेसी, मतलब ये सबसे इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम इसको किसके थ्रू देते हैं, एसिड के थ्रू देते हैं, अल्कलाइन मीडियम के थ्रू देते हैं। और क्या है कि ये किल करता है जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनको किल करता है। और ये दूसरा किसको किल करता है, क्रूसेंट स्टेज के जो हमारे बैक्टीरिया अभी मतलब जो डिवाइड होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनको भी वो इनिबिट कर देता है, ताकि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बंद हो जाए। फिर ये क्या करता है, दोनों एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इंटरसेलुलर बेसिडी पे ये एक्ट करके उनके ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि आइसोनियाजेड कैसे काम करता है। हमें ये 4 पॉइंट्स याद रखना है कि पहला क्या करता है ये कि पहले क्या करता है कि ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर ड्रग में है, तो इसकी सुपीरियर एफिकेसी होती है, ये याद करना है। सेकंड, क्यों सुपीरियर एफिकेसी होती है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं एसिडिक और अल्कलाइन पीएच दोनों में लेते हैं। थर्ड, ये क्या करते हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं टीबी के जो बैक्टीरिया, वो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको किल करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि वो क्यूशन स्टेज में जाके जो बैक्टीरिया अभी ग्रो करना स्टार्ट नहीं हुए उनको भी इनिबिट करता है, ताकि उनका ग्रोथ ही ना हो, यानी उनकी डिवीजन ही ना हो। फिर ये क्या करता है, एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल इंट्रासेलुलर बेसिली को किल करता है। इसीलिए इसके 4 मेन इंपॉर्टेंस होने की वजह से हम इसको मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग हमारा आइसोनियाजेड फॉर द टीबी, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम अंदर का पढ़ेंगे क्या कि हमारा पहले हमें ये पता होना चाहिए जो आइसोनियाजेड होता है वो हमारा क्या होता है, एक प्रो ड्रग होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा आइसोनियाजेड, एक प्रो ड्रग होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आइसोनियाजेड इज अ प्रो ड्रग, जो एक्टिवेट होता है किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, के कैट जी एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट होता है। किसके अंदर जाके, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के अंदर जाके वो एक्टिवेट होता है, किसके एंजाइम के प्रेजेंस में, पर ऑक्सीडेज के, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हम इसको यहाँ देखो डायग्राम में लिखा हुआ है कि आइसोनियाजेड एक प्रोडक्ट है। जब हमने इसको माइकोबैक्टीरियम के अंदर दे दिया, मतलब जब माइकोबैक्टीरियम के अंदर गया तो किस में कन्वर्ट हुआ, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसने क्या किया, इनहिबिट किया माइकोलिक एसिड को। ये याद रखना है, किसको इनहिबिट किया, माइकोलिक एसिड को। माइकोलिक एसिड हमारा फैटी एसिड का कंपोनेंट होता है, जो लास्ट में क्या बनाता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो हमें पता है कि अगर माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस बंद हो गई तो हमारा फैटी एसिड नहीं बनेगा, फैटी एसिड नहीं बनेगा तो सेल वॉल नहीं बनेगी। एट द लास्ट सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसाइडल, साइडल मतलब किल हो जाना। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो मैकेनिज्म है कि प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजेड निकोटिनिक एसिड, इसका क्या करता है, इनिबिशन करता है, माइकोलिक एसिड का इनिबिशन कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका फैटी एसिड कंपोनेंट था माइकोबैक्टीरियल का वो नहीं बन पाता, वो नहीं बन पाएगा, तो हमारा एट द लास्ट क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हुआ, जो हमने अभी तक पढ़ा। अब हम यहाँ पे एक वीडियो देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। Isoniazid is an antimicrobial drug mainly used in the treatment of tuberculosis. It penetrates macrophages and is active against both extracellular and intracellular organisms. Daily dose of isoniazid is 300 milligrams. It is given orally and is readily absorbed from the gastrointestinal tract, optimally on an empty stomach. It is a prodrug that is activated by KATG, the mycobacterial catalase peroxidase. Activated form of isoniazid forms a covalent complex with an acyl carrier protein ACPM and CASA, a beta-ketoacyl carrier protein synthetase, which blocks mycolic acid synthesis.
Main adverse effect of isoniazid is hepatotoxicity. इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, जो मैंने वही बताया सेम वहाँ पे वही है कि ये आइसोनियाजिड हमारा प्रोडक्ट है जो एक्टिव होता है कैट जी एंजाइम के थ्रू और परऑक्सीडेज के थ्रू ये एक्टिव होता है। उसके बाद से ये क्या करते हैं, इनहिबिट करता है माइकोलिक एसिड को जो हमारा फैटी एसिड का कंपोनेंट होता है। तो माइकोलिक एसिड का बंद हो जाएगा सिंथेसिस, तो हमारा सेल वॉल नहीं बनेगा, सेल वॉल नहीं बनेगा, एट द लास्ट ट्यूबरक्लोसाइडल होगा, मतलब बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फार्मोकाइनेटिक्स। फार्मोकाइनेटिक्स में क्या है कि ये एब्जॉर्ब होता है, पता है कि हम फार्मोकाइनेटिक्स पे हमें स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ए डी और एम ई प्रोसेस। ठीक है, ये हमें पता है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ए डी एम ई प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ए डी एम ई प्रोसेस। तो ए से क्या है कि हम किसके थ्रू एब्जॉर्ब करेंगे, ऑलरेडी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ऑलरेडी देते हैं तो गट के थ्रू क्या हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब होगा। फिर डी से डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पूरे बॉडी के अंदर, इंक्लूडिंग सीएसएफ में भी होगा, क्रॉस करेगा प्लेसेंटल बैरियर को भी। फिर मेटाबोलाइज होगा, एम फॉर मेटाबोलाइज, लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाएगा, किसके पाथवे के थ्रू, एन एसिटाइलेशन पाथवे के थ्रू क्या होगा, ये मेटाबोलाइज होगा और एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन कैसे होती है, मतलब कि मान लो अगर हमने टीवी के साथ कोई ऐसा ड्रग ले लिया तो हमारे टीवी का एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म कैसा होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो क्या होता है कि इनहिबिट कर देता है आइसोनियाजिड का एब्जॉर्प्शन गट के अंदर। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर अगर हमने आईएनएच अगर देते हैं, आईएनएच क्या करता है, अगर हम फिनोटोइन खा रहे हैं, कार्बाजेपिन खा रहे हैं, डायजापेम खा रहे हैं, थियोफाइलिन ले रहे हैं, वार्फरिन ले रहे हैं, मेटाबोलाइज, ठीक है, इन सबको अगर हम इन मेडिसिन को लेते हैं तो जो आईएनएच है, मतलब कि आइसोनियाजिड यानी आइसोनिकोटिनिक हाइड्रोजाइड, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है इन सारे ड्रग्स की। ठीक है, हमें पता है कि अगर इन सब की मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा कि हमारे प्लाज्मा लेवल के अंदर इन ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या कॉज करता है, ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। इतना समझ आ गया आपको। ये आईएनएच क्या करता है, रिटायर्ड कर देता है ये सारे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म, मतलब फिनोटोइन कार्बाजेपिन, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा उस ड्रग का। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हमारे ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी उस ड्रग की, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी उन साइड ड्रग से। ठीक है, इतना समझ आ गया। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होता है, पहला ये है कि पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस, ये आपको समझना है। पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस का मतलब ये होता है कि नमनेस हाथ में जो हो जाती है, पैरों में नमनेस, थकावट, फैटीग, ये सारे इसके अंदर आते हैं। क्यों होता है, एक हमारे पास क्या है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर किसके जैसा होता है, वो आइसोनियाजिड की तरह। ठीक है, किसकी तरह होता है, हमारा आइसोनियाजिड की तरह। तो हमें पता है अगर किसी का सिमिलर स्ट्रक्चर है तो क्या करेगा कि वो कॉम्पिटिट करेगा, इंटरफेयर करेगा उसके यूटिलाइजेशन में। तो ऐसे ही जो आइसोनियाजिड होता है वो पायरोडॉक्सिन के जो वो इंटरफेयर करके पायरोडॉक्सिन का यूटिलाइजेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस होता है। इतना समझ आ गया। फिर क्या हुआ, जैसे लिखा हुआ ड्यू टू द चेंज इन द यूटिलाइजेशन इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ पायरोडॉक्सिन। एलिमिनेशन क्यों हो रहा है पायरोडॉक्सिन में, क्योंकि वहाँ पे क्या जाके लग जा रहा है, उसकी जगह पे आइसोनियाजिड जाके लग जा रहा है। सेकेंड है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब कि लीवर डैमेज, ये किन पेशेंट को मैंने देखा गया, जिन जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, सेकेंड जो बुढ़े होते हैं, मतलब एल्डरली पेशेंट। फिर सीएनएस टॉक्सिटी, साइकोसिस होता है या सीजर्स होते हैं। ठीक है, अदर में आ जाता है और क्या एडवर्स हो सकते हैं, एनारोक्सिया होता है, मतलब कि उसको खुद का मतलब मोटापा जैसे होता है ना, वो अपने से ही डिस्टर्ब रहता है कि उसकी फैटी, मतलब उसकी फैटी बॉडी हो रही है, फ्लफी हो रहा है, ये सब। फीवर, एलर्जी, यूजर्स कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको, ट्रीट सीवियर इन्फेक्शन, जैसे कि हम यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ करते हैं और इन सब में यूज़ किया जाता है। ठीक है, टीबी मेनली टीबी के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे रिफाम्पीन। रिफाम्पीन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हमने आइसोनियाजिड पढ़ा, हम यहाँ पे रिफाम्पीन के बारे में पढ़ेंगे। रिफाम्पीन हमारा क्या होता है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है। इसको कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिटेरिन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, बैक्टीरिया साइडल होता है। ठीक है, पहले वाला भी हमने क्या देखा, बैक्टीरिया साइडल, ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया साइडल मतलब बैक्टीरिया को और किल कर रहा है मेनली। ये दोनों पे एक्टिव होता है, ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। ठीक है, और कौन से उसको वो करता है, ई कोलाई, एस ऑरियस, से सारे बैक्टीरिया को किल करता है। और इसका जो एफिकेस है, मतलब कितना इफेक्टिव है, सेम ऐसा आइसोनियाजिड है। ठीक है, ये तो हमें याद रहेगा। ठीक है,
फिर जो इसका बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है रिफापिन का, वो हर एक पॉपुलेशन टीबी के हर एक पॉपुलेशन बेसिली को किल करता है, इतना याद रखना है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं और जो स्लो ग्रो कर रहे हैं या इंटरमीडिएटली ग्रो कर रहे हैं, उन सारे को ये किल करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, जो धीरे धीरे ग्रो ग्रो करता है, मतलब इंटरमीडिएट, मतलब जिसका ना ज़्यादा स्पीड हो ना कम स्पीड हो बैक्टीरिया का डिवाइड होने का, उसको हम बोलते हैं स्प्रूटर, SPUR होता है, ठीक है, स्प्रूटर बोलते हैं। अब ये एक्ट करता है बोथ इंटरसेलुलर एज वेल एक्सट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, और ये स्टिलाइजिंग एंड रेजिस्टेंस प्रिवेंटिंग, मतलब अगर हम इसको स्टिलाइज करें या किसी इसके थ्रू करें तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकते, मतलब उसको स्टिलाइजेशन के थ्रू उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, इतना समझ आएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, मैकेनिज्म कैसे होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इतना समझ आएगा कि सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव से कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिटेरियन से। ये बैक्टीरियासाइडल होता है, ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सारे बैक्टीरिया के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि इसकी एफिकेस सेम एज आइसोनियाजिड होता है। ये हर एक पॉपुलेशन के टीवी को किल करता है, और ये स्लो या जिसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है उनको भी किल करता है। फिर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ये आरएनए का फॉर्मेशन करना है, मतलब आरएनए को बनाने का काम करता है। तो हमें पता है कि ये क्या रिफापिन कहाँ बाइंड कर रहा है, हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बैक्टीरिया के। तो ये क्या इनिबिट कर रहा होगा, आरएनए के सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है। अगर ये बाइंड होके आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट करता है तो हमें पता है आरएनए नहीं बनेगा, तो हमारा क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा थ्रू द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमें पता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगी बैक्टीरिया की। इतना समझ आएगी, मैकेनिज्म से और पढ़ लेते हैं कि रिफाम्पिन कहाँ बाइंड कर रहा है, बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में। हमें पता है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या सिंथेसिस करता है, क्या बनाता है, आरएनए को बनाता है। तो अगर रिफापिन यहाँ पे जाके बाइंड करे तो आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, आरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ग्रोथ नहीं होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। एट द लास्ट बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये वही सेम हम बात करेंगे एडीएनए प्रोसेस की, एब्जॉर्ब होता है गट के थ्रू 70% से बायोबिलिटी है, लीवर के थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है डीएसिटाइलेशन, एक्सक्रीट होता है बाइल और यूरिन के थ्रू, जिसके हाफ लाइफ है 2 से 5 आवर्स। यूजर्स कहाँ करते हैं, हम उसको लेप्रेसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, लेप्रेसी में भी हम देखेंगे इनसाइड ड्रग को। मेनली द फोकल, मतलब कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन में जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, एच इन्फ्लुएंजी मेनिटाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है। और ब्रूसिलोसिस, ब्रूसिलोसिस का मतलब क्या होता है कि ऐसा इन्फेक्शन या ऐसा डिसीज जो एनिमल से हमारे अंदर ट्रांसफर हो। मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मिल्क हो गया, अगर वो अनपेस्चराइज है यानी वो पेस्चराइज नहीं हुआ है मिल्क, तो जो भी उसके अंदर इन्फेक्शन होगा वो किसको हो सकता है, हेल्थी ह्यूमन बींग्स को हो सकता है। तो इसको मेनली ये बोल सकते हैं कि अगर इन्फेक्शन अगर एनिमल से ह्यूमन में गया इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूसिलोसिस बोलते हैं। ये मेनली मिल्क में होता है जो अनपेस्चराइज होता है। फिर अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन में यही बोला गया है हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, मतलब ये क्या करता है, लिवर के अंदर ये सारे एंजाइम को इंड्यूस कर देता है। फिर ये इंटरेक्ट करता है वार्फरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रोटीएज इनहिबिटर, मेटाप्रोलॉल, इन सबको जाके क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को इंटरेक्ट करते हैं और उनके एलिमिनेशन को जाके इंटरेक्ट करता है, ठीक है। फिर इसका से क्या एडवर्स इफेक्ट, जैसे हमने पढ़ लिया, हेपेटाइटिस मतलब लीवर डैमेज करेगा, क्यूटेनियस सिंड्रोम मतलब कि ये फ्लशिंग करेगा, प्यूटाइटिस ईचिंग, रैशेस, रेडनेस आएगा, वाटरिंग ऑफ आई, ये सब होगा। ब्लू सिंड्रोम जैसे कि चिल्स होंगे, फीवर होगा, हेडेक होगा, मलेशिया होगा, बोन पेन होगा। एब्डोमिनल सिंड्रोम, नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, डायरिया, ऑरेंज रेड यूरिन, ये सब होगा, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है, थोड़ा याद रखना है, मेन आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। अब हम बात करेंगे पाइनेजेमाइड की। पाइनेजेमाइड हमारा क्या होता है, जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिमिलर किसके जैसा होता है, INH की तरह होता है, यानी आइसोनियाजिड निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये डेवलप होता है पैरेलली, मतलब जब हमारा आइसोनियाजिड डेवलप हुआ था तब हमारा पाइनेजेमाइड भी डेवलप हुआ था, ठीक है। ये क्या होता है, वीक बैक्टीरियासाइडल होता है, मतलब इसकी जो एफिकेसी होती है वीक बैक्टीरियासाइडल होती है। ये बस किसको किल करता है, इंटरसेलुलर बेसिली को किल करता है, और इन्फ्लेमेटरी एरिया में इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी है। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है, एडवांटेज क्या है कि शॉर्टिंग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, जिसकी वजह से इसका कम टाइम होता है कि वो रिलैप्स कर दे, मतलब डिग्रेड, मतलब अपने आप को खत्म करने का टाइम भी इसका क्या है,
रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बात करनी है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीनिंग जैसे हमारा आइसोनियाजिड का था, सेम यहाँ पे वही है। जैसे पाइनेजेमाइड में हमारा क्या होता है, एक प्रोड्रग होता है। अगर हमने उसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जिसके से क्या हुआ, इनिबिट किया फैटी एसिड सिंथेसिस को। फैटी एसिड सिंथेसिस मतलब माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को किल कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इतना समझ आएगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स वही है कि एब्जॉर्ब होगा, ओरली डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पूरे बॉडी में, और सीएनएस में भी जाके ये वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू। हाफ लाइफ इसका 6 to 8 टाइम है। एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, लीवर को डैमेज करता है। और सेकंड चीज़ ये कि हम इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेटेड लीवर डिसीज, मतलब जिन पेशेंट को लीवर डिसीज हो रखा है और जो प्रेग्नेंट है उनको हम नहीं दे सकते। हाइपर यूरेसीमिया मतलब कि गॉड फॉर्मेशन करता है, और अब्डोमिनल डायस्ट्रेस होता है। एथलेजिया मतलब क्या होता है, जॉइंट पेन होता है। फ्लशिंग, रैशेज, फीवर, ये सब होगा। लॉस ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल, मतलब हमारा जो इंसुलिन का लेवल है वो भी बढ़ता रहेगा। रेजिस्टेंस क्या है कि जो हमारा ये PNCA जीन है ना, PNCA जीन हमारा क्या बनाता है, पायराजिनामाइड बनाता है, ठीक है। अगर हमें पता है कि अगर हमने ये देते रहेंगे तो क्या होगा, इसमें म्यूटेशन हो जाएगी इसके जीन में, ठीक है। ये जो इसका जीन है इसमें म्यूटेशन हो जाएगी। अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो ये जो पायराजिनामाइड बन रहा था वो नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से जो उसका फंक्शन है, जैसे वो सेल वॉल को किल करता वो नहीं किल कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाइनाजोमाइड का, ठीक है। जो क्यों होता है, क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है वहाँ पे, और PNCA जीन का। अब हम बात करेंगे इथानब्यूटॉल। इथानब्यूटॉल हमारा क्या होता है कि ये क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट NAC। ये हमारा इसमें एक्टिव होता है, एंड सम फास्ट मल्टीप्लाइंग बेसिली के ऊपर ये एक्टिव होता है। ये स्टैटिक इन नेचर, मतलब ये किल नहीं कर रहा, ये रोक रहा है ग्रोथ को। और अगर हमने आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन और पाइनाजोमाइड रेजिमेन के साथ इसको देते हैं तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्प्यूटम कन्वर्जन में। स्प्यूटम जो होता है हमारा, उसको कन्वर्ट करता है और प्रिवेंट करते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है, मतलब टीबी से रेजिस्ट करता है। इतना समझ आया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे साथ क्लियर नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो इथानब्यूटॉल होता है वो क्या करता है, एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक करता है, ठीक है, जो एनकोड करता है इथानब्यूटॉल को, ठीक है। तो ये इसको इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पॉलीमरेज नहीं हो पाती, मतलब पॉलीमरेज रिएक्शंस नहीं हो पाती, और ये क्या नहीं बना पाता, माई अल्बिनोग्लाइकेन नहीं बना पाता, जो एसेंशियल होता है सेल वॉल के लिए। अब जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी बैक्टीरिया की तो ये क्या होगा, एट द लास्ट सेल वॉल, मतलब बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा होगा है कि मैकेनिज्म एक्शन हमारा क्लियर नहीं है, लेकिन हमें ये पता चला है कि जो ये क्या करता है, इनिबिट करता है, अल्बाइनो ट्रांसफरेज को इनिबिट करता है, EMBA, ठीक है, मतलब इनको इनिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या नहीं बन पाता हमारा, अल्बाइनो गैलेक्टम सिंथेसिस नहीं बन पाता, मतलब हम क्या नहीं बना पाते, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो माइकोलिक एसिड हमारा नहीं बन पाएगा, माइकोलिक एसिड फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से लास्ट में क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। इतना समझ आएगा। अब क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप करता है कैसे कि हमारा म्यूटेशन हो जाएगा, मैंने बता दें। EMBA मतलब इथानब्यूटॉल जो जीन है, मतलब जो इथानब्यूटॉल को कोड कर रहा था उसको रोक देगा। फिर नो रेजिस्टेंस टू अदर ड्रग, मतलब कि नो क्रॉस रेजिस्टेंस, हम तो क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर पाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स हमें पता चल गया, 3 से 4 आवर्स ओरल डोज देते हैं हम इसको, CNS में पेनिट्रेट कर देता है, और स्टोर्ड होता है हमारा RBC में। एक्सक्रीट होगा हमारा किडनी के थ्रू, ग्लोमर फिल्ट्रेशन के थ्रू, जिसका हाफ लाइफ है 4 आवर। एडवर्स इफेक्ट विजुअल, हमारा विजुअल जो वो होती है देखने की, वो ख़त्म होने लग जाती है ड्यू टू ऑप्टिक न्यूरोटाइटिस, मतलब हमारा ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, इन्फ्लेमेट हो जाएंगे, नौसिया होगा, रैशेज होगा, फीवर होगा, पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस होगा। और ये क्वेश्चनर और हमारा क्वेश्चनेबल है ये चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंसी, मतलब किसी को प्रेगनेंसी है तो हम देख देख के, मतलब हम ध्यान से, मतलब हम इसको सुपरवाइज करते डॉक्टर ही दे तभी कोई दवाई खाएंगे वाली। फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, लास्ट फर्स्ट लाइन ड्रग का ये क्लासिफिकेशन है हमारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा फर्स्ट क्लिनिकल यूज़ किया गया था एंटी टीवर टीवी के लिए, जो किसके क्लास के अंदर आता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में, एंटीबायोटिक्स के अंदर। ये साइडल इन नेचर होता है, ठीक है।
ये लेस इफेक्टिव होता है देन INH और रिफाम्पिन की तरह। ये बस एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल पे जाके एक्ट करता है और ये अदर ड्रग एंड होस्ट मैकेनिज्म नीडेड टू इरिटेट मतलब डिस्ट्रॉय द डिसीज। और अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहे हैं उसके साथ साथ हमें और ड्रग देनी पड़ेगी ताकि हम जो हमारा बैक्टीरिया है उसका जो काम है उसको हम अच्छे से मार सकें। तो इसका मेन मैकेनिज्म यही है। अगर मैं ऐसे सिंपल में बताऊँ, ये क्या करवाता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये मिसरीड करता है पोर्ट्स को, जिसकी वजह से इनकरेक्ट हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करवाता है। 30s और 50s राइबोसोम सब यूनिट होता है फ्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से पॉलीमरेज फॉर्मेशन नहीं हो पाती, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए कोड की वजह से। ठीक है। रेजिस्टेंट डेवलप रैपिडली व्हेन इट इज यूज अलोंग ड्यू टू। रेजिस्टेंट कब डेवलप होगा? जब हम इसको रैपिडली यूज करेंगे। एक्वायरिंग क्या होता है कि एक्वायरिंग मेम्ब्रेन बाउंड इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। ठीक है। वो क्या कर लेता है कि एक्वायरिंग मतलब वो क्या करता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो बाउंड कर लेता है मेम्ब्रेन से जाके और इनएक्टिवेटिंग एंजाइम मतलब एक्टिवेट एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है। सेकंड क्या करता है, म्यूटेशन डिक्रीज द एफिनिटी। अब हमें पता है कि हमने देखा कि जैसे सारे म्यूटेशन हो रहे थे ड्रग के अंदर, जिसकी वजह से जो ड्रग की एफिनिटी थी वो कम हो जा रही है। थर्ड हमारा क्या है कि डिक्रीज द एफिकेसी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म। और ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म जो मतलब एफिकेसी है वो कम कर दिया है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा है। तो तीन रेजिस्टेंट क्यों डेवलप हुआ था? पहला, ये मेम्ब्रेन में जाके वो एक्टिव एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा। सेकंड, म्यूटेशन कॉज कर रहा जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से जो राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जा रही है, बंद हो जा रही है। थर्ड, ये एफिनिटी को डिक्रीज कर दे रहा है बाय ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है। अब हम देख लेंगे उसका समरी, हमने जो जो पढ़ा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आइसोनियाजिड होता है वो कैसा होता है, साइडल इन नेचर होता है। लिम्फामिन भी साइडल इन नेचर होता है। पायराजमीन भी हमारा साइडल इन नेचर होता है। बस इथानब्यूटोन हमारा स्टैटिक होता है और सारा हमारा क्या है, साइडल। ये याद रखना है। फिर हमने देख लिया कि कौन से टाइप के बेसिली को किल करता है। ये दोनों टाइप के बेसिली को किल करता है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाइंग इन दोनों को। लिम्फामिन भी दोनों को किल करता है। पैराजीन भी हमारा इंट्रासेलुलर को बस किल करता है और इथानब्यूटोन हमारे दोनों को। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा बेसिक मतलब मेन बस हमारा प्रोटीन के सिंथेसिस को बंद कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, माइकोलिक एसिड को ये सिंथेसिस इनहिबिट करेगा। रिफाम्पिन हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। माइकोलिक एसिड हमारा पेंजाइमाइड मतलब सेम आइसोनियाजिड का जैसे यहाँ पे इथानब्यूटॉल भी हमारा माइकोलिक एसिड को जाके इंटरेक्ट कर रहा है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा पता ही चल गया मिसरीडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए। फिर हमने देखा कौन कौन से जीन है यहाँ पे, हमने देख लिया इनहिबिटर्स हो गया, KATG हमारा मेन है। फिर रिफाम्पिन में हमारा ROBA है। इसमें पायरेजिमाइड में PNCA हमारा है। और इथानब्यूटॉल में EMBA अर्बनाइज ट्रांसफरेज है। डोज हमारा ये एडवर्स इफेक्ट, पेरिफेरल न्यूक्लाइटिस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, एसिडिटी। ये सारे मेन हमारे एडवर्स इफेक्ट है। और पॉइंट हमें ये सब याद रखना है। ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा जो हमने पढ़ा है अभी तक। फिर हम जो भी हमने पढ़ा अभी तक आपको समझ आ गया हो तो थम्स अप लाइक कर देना और कमेंट कर देना। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि कैसा लगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ अपना। ठीक है। थैंक यू सो मच।